वेलकम टू मांगा एक स्टोरी। अब तक आपने देखा था कि मोरान और उसके साथी पीच ब्लॉसम स्प्रिंग पहुंच चुके हैं। वहीं मोरान को शमी से अलग रहना पड़ा और बाद में उसे पता चला कि जिसके साथ वो रह रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि वही इंसान है जिसकी वो अपने पिछले जन्म में बेहद इज्जत करता था। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही वो शख्स सामने आता है, दोनों भाई अपनी बहस तुरंत रोक देते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसका ओरा इतना प्रबल और चमकदार था कि वो भीड़ में भी अलग ही नजर आ रहा था। शिमैंग उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम हो कौन? कोई नया शख्स है जो इतना तेजस्वी लग रहा है। फिर भी शिमैंग ने उसे वो सम्मान नहीं दिया, ना ही आदर से संबोधित किया। यही उसकी पुरानी आदत थी, जिसे सुधारने की मैडम मांग ने कई बार कोशिश की थी, मगर वो ज्यादा नहीं बदला। मोरान समझ चुका था कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है और शायद वो इतनी छोटी बातों पर ध्यान भी नहीं देता होगा। तभी वो शांत स्वर में कहता है, मैं रेफरेंस एक्ट का डिसाइपल हूँ, हिवांशी। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, उसकी आंखें गहरी और काली थीं। फिर वो पूछता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिमांग हंसकर कहता है, ये वांगशी, कभी सुना नहीं, शायद तुम्हारी कोई खास प्रतिष्ठा नहीं है। शिमांग की ऐसी हरकतों से मोरान परेशान हो जाता है। वो उसकी स्लीव खींचकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं शिशांग पीक का डिसाइपल मोरान हूँ और जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरा नादान भाई शिमांग है। शिमांग झटके से हाथ छुड़ाकर गुस्से में कहता है, मुझे मत छुओ, और कौन है तुम्हारा नादान भाई? आखिरकार मोरान हार मानकर दोबारा हिवांशी की ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरा भाई थोड़ा जिद्दी है, माफ कीजिएगा, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। सच तो ये था कि मोरान भी औपचारिकता में बहुत विश्वास नहीं रखता था। वो भी कहीं न कहीं शिमैंग जैसा ही था, लेकिन इस वक्त उसके सामने जो खड़ा था वो युवांशी था, एक जीनियस। भले ही इस समय उसका नाम खास ना हो, लेकिन मोरान के पिछले जीवन में चवर्निंग के बाद अगर कोई कल्टिवेशन में सबसे आगे पूछा जाता था तो वो युवांशी ही था। केवल भगवान और मोरान जानते हैं कि ताछुंग ने युवाशी के हाथों कितना सहा था। पिछले जन्म में युवाशी ने उसे बेहद परेशान किया था, इसलिए पुनर्जन्म के बाद मोरान कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे युवाशी दोबारा उसका दुश्मन बन जाए। इस जिंदगी में चवर्निंग के झटके ही काफ़ी थे। अब वो युवाशी से रिश्ते खराब करके और मुसीबत नहीं चाहता था। युवाशी ज्यादा बात नहीं करता। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में लौट जाता है। उसके जाते ही मोरान का सूरज सा चमकता चेहरा अपनी असली शरारती मुस्कान में बदल जाता है। वो शिमैंग से कहता है, क्या सोच रहे हो? शिमैंग पूछता है, मैं क्या सोचूं? मोरान मुस्कुराता है, वो इंसान पसंद आया, सुंदर है ना? शिमैंग चिढ़कर कहता है, पागल हो गए हो क्या? मोरान हंसते हुए कहता है, देखो अब हम चारों साथ रहने वाले हैं, शुक्र मनाओ कि तुम्हें उसके साथ रहना है। अब रोज एक दूसरे को देखना पड़ेगा तो अच्छे से बात किया करो। शिमैंग शक भरी नजरों से देखता है, तुम जिस तरह बात कर रहे हो लगता है तुम उसे पहले से जानते हो। मोरान तुरंत जवाब देता है, नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन चेहरा देखते ही इंसान पहचान लेता हूँ। इतना खूबसूरत है इसलिए पसंद आया। शिमैंग घृणा से कहता है, घटिया, जाओ यहाँ से। मोरान हंसते हुए उसकी पीठ पर हल्का वार करता है और घर के अंदर चला जाता है, जबकि शिमैंग बाहर खड़ा उसे ताने देता रहता है। अगली सुबह मोरान जल्दी उठता है। फेडर कबीले ने 3 दिन का समय दिया है कि सभी कल्टीवेटर्स पीच ब्लॉसम स्प्रिंग को देख लें। उसके बाद पूरी तरह शिक्षा पर ध्यान देना होगा। तैयार होकर मोरान देखता है कि युवाशी अकेले ही बाहर निकल गया है। उसके बाकी साथी अभी सो रहे थे, इसलिए वो भी गलियों में घूमने निकल पड़ता है। घूमते घूमते वो एक नाश्ते के स्टॉल पर रुकता है जहाँ स्टीम बन्स मिल रहे थे। उन्हें देखकर उसे अपनी छोटी शूरी की याद आ जाती है जो बीमार था। वो दुकानदार से कहता है, मुझे 8 फ्राइड बन्स और एक मीठा दलिया दे दीजिए। दुकानदार कहती है, पहले 6 फेदर्स दीजिए। मोरान हैरानी से पूछता है, 6 क्या? वो दोबारा कहती है, 6 फेदर्स। मोरान मजाक में कहता है, तो क्या अब मुझे कोई मुर्गा पकड़कर उसके पंख निकाल कर लाने होंगे? दुकानदार सख्ती से जवाब देती है, अगर फेदर्स नहीं है तो खाना भी नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ से। मोरान को थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी, लेकिन उसे मजाक करने में मजा भी आ रहा था। वो कुछ और कहता उससे पहले ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। एक बंधे हुए हाथ सामने आते हैं जिनमें सुनहरे रंग के 6 फेदर्स थे। वो आवाज कहती है, ये ले लीजिए मेरी तरफ से। दुकानदार बिना वक्त गवाए फेदर्स ले लेती है और नाश्ता पैक करके मोरान को दे देती है। मोरान पैकेट लेते हुए देखता है, सामने युवाशी खड़ा था जिसने अभी उसकी मदद की थी। मोरान हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़कर कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और फिर युवाक्षी के साथ साथ चलने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है, अगर आज तुम मुझसे नहीं टकराते तो शायद मैं पूरा दिन भूखा ही रह जाता। युवाक्षी शांत स्वर में जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, मिस 18 की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। वो नए आए लोगों को नियम बताना अक्सर भूल जाती हैं, खासकर फेदर्स वाली बात। मैंने तुम्हें देख लिया, बस इसलिए दे दिए, इसमें बड़ी बात मत सोचो।
मोरान उत्सुकता से पूछता है, क्या यहाँ रहने के लिए सच में फेदर्स की जरूरत पड़ती है? युवाक्षी सिर हिलाता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये फेदर्स मिलते कहाँ से हैं? उन्हें तोड़ा जाता है, युवाक्षी सीधा जवाब देता है। मोरान चौंक जाता है, तोड़ा जाता है? मतलब सच में हमें किसी चिड़िया से उसके पंख निकालने होंगे? वो कल्पना करने लगता है कि सारे पंख निकाली हुई चिड़िया कैसी दिखेगी। युवाक्षी उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। क्या सोच रहे हो? फिर समझाते हुए कहता है, पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में एक जगह है, एंसेस्टर लेबिस। यहाँ के लोग कहते हैं कि इसी खाई से होकर भगवान सुख जन्नत पहुंचे थे। वो पूरी खाई आग की लपटों से भरी रहती है, उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वहाँ ना फसल उग सकती है, ना कोई जानवर रह सकता है। मोरान ध्यान से सुनता है और पूछता है, क्या वो जगह शहर के उत्तर में है? हाँ, सही पहचाना, युवाक्षी जवाब देता है। मोरान फिर पूछता है, लेकिन उस खाई का फेदर्स से क्या संबंध? युवाक्षी समझाता है, वहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता, मगर उस खाई के अंदर सुनहरे उल्लू रहते हैं। वे हमेशा उग्र स्वभाव के होते हैं। उनका घोंसला भी आग से बना होता है। दिन में छिपे रहते हैं और रात को बाहर आते हैं। लेकिन उनके फेदर्स में खास शक्ति होती है। फेदर कबीले के लोग उन्हीं फेदर्स से अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते हैं, इसलिए वे उन्हें इकट्ठा करते हैं। मोरान मुस्कुराता है, ओह, तो इसीलिए यहाँ सामान लेने के बदले फेदर्स मांगे जाते हैं। युवाक्षी चेतावनी देता है, लेकिन याद रखना, रात में उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। रात में वे आग के गोले जैसे दिखते हैं, पर असली रूप में बेहद खतरनाक होते हैं। अगर पकड़ना है तो सूरज उगने के समय जाओ, उस वक्त वे बाहर होते हैं और खाई में लौटते हुए अपना असली रूप लेते हैं। मोरान हंसकर कहता है, अच्छा है, इसी बहाने सुबह की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उड़ते हुए उन्हें पकड़ना भी एक स्किल है, वरना अगर ताकत कम हुई तो सीधे नीचे गिरकर तंदूरी चिकन बन जाऊंगा, और अगर ना जाऊं तो भूखे पेट मरूंगा। पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। युवाक्षी गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज नहीं है? मोरान हंसकर टालता है, बस थोड़ी बहुत। युवाक्षी चिंतित हो जाता है, ये ठीक नहीं, वे उल्लू हमला करने में बहुत तेज हैं। अगर सही अभ्यास नहीं किया तो कई दिन भूखा रहना पड़ेगा। मोरान के चेहरे के भाव देखकर युवाक्षी को सच में लगता है कि उसकी गति कम है। वो कहता है, तुम प्रैक्टिस करो, मेरे पास अभी कुछ फेदर्स हैं, कुछ समय तक कमी नहीं पड़ेगी। अगर तुम तीनों को जरूरत हो तो मुझसे ले सकते हो। मोरान हाथ हिलाकर मना करता है, नहीं, ऐसा कैसे? बस समझो, आज मैंने तुमसे 6 फेदर्स उधार लिए हैं, कल मैं खुद पकड़ने जाऊंगा। अगर ज्यादा मिले तो लौटा दूंगा, धन्यवाद। वो युवाक्षी को बाय कहकर अपने आंगन लौट आता है। सबसे पहले वो शिमैंग के कमरे में जाता है। कमरा खाली देखकर समझ जाता है कि वो जल्दी उठकर बाहर निकल गया होगा। फिर वो चिवनिंग के बांस के घर की ओर जाता है। चिवनिंग अभी सो रहा था। मोरान नाश्ता टेबल पर रख देता है और उसके बिस्तर के पास बैठकर शाशिनी को देखने लगता है। उसे सोते हुए देखकर उसे किसी की याद आती है, कोई जो ऐसे ही सिकुड़ कर सोता था। वो मन में सोचता है, शुद्धि ऐसे क्यों सो रहा है? तभी चिवनिंग की आंख खुलती है। सामने मोरान को देखकर वो कहता है, मोरान। मोरान तुरंत टोके देता है, कितनी बार कहा है मुझे शिक्षण कहा करो, नाम से नहीं। वो श्याशिनी के बाल सहलाता है, उसका तापमान देखता है और कहता है, लगता है बुखार उतर गया है, चलो उठो और खाना खा लो। श्याशिनी मासूमियत से पूछता है, खाना? जिस तरह वो मोरान की ओर देखता है, मोरान का दिल पिघल जाता है। वो उसे उठाकर आउटर रोब पहनाते हुए कहता है, देखो तुम्हारा शिक्षक तुम्हारी कितनी परवाह करता है। मैं जल्दी उठा ताकि तुम्हारे लिए नाश्ता ला सकूं। अभी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। चिवनिंग टेबल तक जाता है। इतने सारे स्टीम बंस और मीठा दलिया देखकर वो चौंक जाता है। वो ताकतवर योहांगेल्छा है, सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी का उसके लिए कुछ करना, ये उसके लिए अजीब था। वो धीमे से पूछता है, मेरे लिए? मोरान हंसता है, हाँ, और किसके लिए? चिवनिंग अब भी चिचक रहा था। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए नाश्ता भी ला सकता है। मोरान मुस्कुराकर कहता है, जल्दी खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सालों से शिशैंग पीक पर रहते हुए सब उसकी इज्जत करते थे, पर आज तक मोरान के अलावा किसी ने उसके लिए नाश्ता नहीं लाया। मैनपो हॉल में भी कोई उसके साथ बैठकर खाने को तैयार नहीं होता था। कभी कभी वो देखता कि बाकी डिसाइपल एक दूसरे की परवाह करते थे। वो मानता नहीं था, मगर अंदर ही अंदर उसे थोड़ी जलन होती थी कि उसके पास ऐसा कोई नहीं। आज सामने रखा ये साधारण नाश्ता उसके लिए खास बन गया था। वो कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। मोरान कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था, जबकि शाशिनी खाने को। मोरान को लगा शायद खाना पसंद नहीं आया। वो पूछता है, क्या हुआ, तेल ज्यादा है क्या? शाशिनी सिर हिलाकर ना में जवाब देता है और चम्मच उठाकर दलिया खाने लगता है। उसे इतने सलीके से खाते देख मोरान को दया सी आती है। इतनी कम उम्र में इतना संयम, जैसे बचपन कहीं खो गया हो। उसे क्या पता कि ये बच्चा उसका ही शिजुन है, शिष्टाचार तो उसकी रगों में है। मोरान हिचकिचाते हुए कहता है, तुम्हें लीची पसंद नहीं है ना? साइड में रख दो, मैं खा लूंगा।
शियाशिनी छोटा सा चेहरा उठाकर कहता है, नहीं। उसका चेहरा ज्यादा भाव नहीं दिखाता, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। लेकिन वो अपनी नर्म काली आंखों से मुरान की तरफ देखकर कहता है, मुझे पसंद है। मुरान कहता है, ओहो, अच्छा, अच्छी बात है तुम्हें पसंद है, पर मुझे लगा था कि तुम्हें नहीं पसंद, पर अच्छा है। और ज्विनिंग की पलकें नीचे की तरफ हो जाती हैं और वो ज़मीन की तरफ देखते हुए कहता है, वो नहीं, मुझे ये पसंद है जो तुमने मेरे लिए करा। आज तक किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा। जिस तरह से परवाह तुम करते हो वैसा किसी ने नहीं करा। जैसे ही वो ये बात कहता है, वो दोबारा मुरान की तरफ देखता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, शिक्षंग। मुरान ने सोचा नहीं था कि वो उसे अब शिक्षंग बुलाएगा और वो एकदम से चौंक जाता है। उसको हल्की सी खुशी भी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि मुरान शुरू से ही दरिया दिल इंसान है या फिर उसे बच्चे कुछ ज़्यादा पसंद है। ख़ासकर उसे ज़्यादा बच्चों का शौक़ नहीं। वो शियाशिनी का ध्यान इसीलिए रखता है क्योंकि अभी से शियाशिनी की शक्तियाँ और स्किल्स काफ़ी ज़्यादा तारीफ़े लायक हैं, तो इसीलिए उसे लगता है कि वो दोस्त बनाने लायक है। वो तो बस चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये नन्हा शियाशिदी इन चीज़ों को इतना सिंसियरली लेता है। मुरान भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और शर्माने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसे कुछ ख्याल आता है और वो पूछता है, शिदी, क्या तुम्हारे लिए पहले कभी कोई ब्रेकफास्ट नहीं लाया? च्विनिंग हाँ की ओर इशारा करता है। क्या शेंगजी एल्डर के डिसाइपल्स तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखते? च्विनिंग रिप्लाई करता है, मैं ज़्यादा उनके साथ घूमता नहीं। मुरान पूछता है, तो शंगशंग पीक में आने से पहले जब तुम अपने घर पर रहते थे तो तुम्हारे मम्मी पापा? मुरान बात ख़त्म करने से पहले ही रुक जाता है और उसे लगता है कि शायद उसने पूछकर अपने लिटिल शिदी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं उसे बुरा न लग जाए। और उसका एहसास होता है कि जहाँ उसका शिदी इतना ज़्यादा प्यारा है और ऊपर से इतना समझदार भी, तब भी उसके माता पिता ने उसे अकेले कबीले में छोड़ दिया और आज तक कभी उससे मिलने तक नहीं आए। तो शायद शियाशिदी भी उसी तरह से जी रहे हैं जिस तरह से एक वक्त पर शमी और वो खुद जिया करता था। एज एक्सपेक्टेड, जिन्निंग ने फिर कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया और मेरे पास और कोई दूसरा रिश्तेदार भी नहीं है, तो इसीलिए मेरा कोई ध्यान नहीं रखता था। मुरान काफ़ी देर तक शांत था और उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या कहे, और फिर वो एक लंबी आंखें भरता है और मन में सोचता है, शुरुआत में मैं बस इस बच्चे के साथ दोस्ती करना चाहता था क्योंकि इसका कल्टीवेशन लेवल हद से ज़्यादा आगे है और ऊपर से ये इतना समझदार भी है। लेकिन किसने सोचा होगा कि इसकी समझदारी की वजह इसका ये बचपन ही। च्विनिंग और ज़्यादा नहीं सोचता और शियाशिनी की ओर देखने लगता है। उसको देखते हुए मुरान शांत हो जाता है और अपने आप ही मुरान को खुद का बचपन याद आने लगता है, जहाँ उसका बचपन केवल कड़वाहट से भरा हुआ है। और मुरान भावुक होने लगता है और बोलता है, पहले तुम्हारा कोई ध्यान रखने को नहीं था, लेकिन अब से तुम्हारा ध्यान कोई रखेगा, क्योंकि अब तुमने मुझे शिक्षक बुला ही लिया है, तो अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। शायद शियाशिदी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे शब्द वो मुरान के मुंह से अभी सुनेगा। वो थोड़ा सरप्राइज होता है और कुछ देर बाद वो खुश हो जाता है और मुस्कुराहट से कहता है, तुम मेरा ध्यान रखोगे? मुरान कहता है, हाँ, अब से अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें मेडिटेशन और तलवारबाजी सिखाऊंगा। च्विनिंग की मुस्कुराहट और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तुम मुझे मेडिटेशन और तलवारबाजी सिखाओगे? पता नहीं क्यों, लेकिन च्विनिंग के इस तरह से पूछने पर मुरान को लगता है जैसे च्विनिंग उसका मजाक उड़ा रहा है और वो अपना सर खुजाने लगता है और कहता है, मेरा मजाक मत बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल हद से ज़्यादा आगे है, पर तुम अभी भी छोटे हो, तो इसीलिए अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें सीखना है। शंजी एल्डर के पास हद से ज़्यादा डिसाइपल्स हैं, तो उन्हें इतना मौका नहीं मिलेगा, ना ही समय मिलेगा कि वो तुम पर ढंग से ध्यान दे सकें। तो थोड़ा बहुत अगर तुम मुझसे सीख लोगे तो क्या चला जाएगा बताओ? आखिरकार मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास होली वेपन है। च्विनिंग थोड़ी देर के लिए शांत था और फिर बाद में वो कहता है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा था। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो और इन सब चीज़ों में भी तुम काफ़ी आगे हो। अगर च्विनिंग अपने असली रूप में होता तो शायद ये शब्द वो मुरान से कभी ना कह पाता, लेकिन क्योंकि अब वो छोटा हो चुका है तो उसकी पर्सनैलिटी भी शायद बचपन की तरह ही सॉफ्ट और जेंटल हो चुकी है, तो फाइनली वो अपने मन की बात खुल के कह सकता है। वही मुरान जिसने अपनी ज़िंदगी 2 बार जी है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसकी तारीफ करी हो, और ये पहली बार है कि किसी ने उसकी तारीफ करी है और उसको कहा है कि वो अच्छा है। भले ही वो तारीफ एक छोटे बच्चे से है, लेकिन ये सुन के उसे खुद नहीं समझ आता कि इस बात का रिएक्शन कैसे दिया जाए, और मुरान शब्द नहीं खोज पा रहा था कि वो क्या बोले।
बस ऐसे ही अपनी उंगलियों को हिलाने लगता है और उसका थिक चेहरा, जहाँ उसके गाल फैर थे, वो धीरे धीरे लाल पड़ने लगते हैं और उसको कुछ नहीं मिलता तो वो वही शब्द रिपीट करता है, मैं अच्छा हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा हूँ? और ये कहते ही मुरान को याद आता है कि एक समय पे जब वो छोटा था तो वो सच में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन वो बचपन की छोटी और मासूम इच्छा बचपन के साथ ही कहीं दूर चली गई। जैसे उसकी बाकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाईं। जैसे कि जब वो छोटा था तो उसकी कुछ इच्छाएं थीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं मेकअप वाली दीदी लीजी से कहूंगा कि वो मुझसे शादी कर ले। जब मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा तो मैं रोज पैनकेक खाया करूंगा। अगर मुझे रोज 2 वक्त का मीट मिल जाए तो अगर कोई मुझसे अमर होने को भी बोले तो मैं नहीं होऊंगा। तो यही इच्छाएं जो कि बचपने में मुरान ने ली थी, वो आगे जाकर यादों के सिवा कुछ नहीं बनती, जिसका शायद ध्यान मुरान तक को नहीं रहता। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा।